कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो वीडियो है एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे मेल किए थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं एक हैंड रिटन नोट्स में लेकर आया हूँ आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं इस टॉपिक को। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, इसमें हम लोग स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। फॉर यूकैरियोटिक सेल to properly function, they are divided into intracellular space in subcellular compartment, each harboring specific metabolic activities। ये क्या कहता है, जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, हर यूकैरियोटिक सेल का अपना एक प्रॉपर फंक्शन होते हैं। और एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको स्पेस देखने को मिलेंगे, और वो जो स्पेस होंगे उसमें फिर कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हर एक एक कंपार्टमेंट में जो भी स्पेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक खास तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो होते हैं। जैसा आपने देखे होंगे कि एक मान लेते हैं कि ये एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट पे जो भी वर्क हो रहे हैं, मीन्स ये जो वाली जो कंपार्टमेंट, इसमें जो भी वर्क होते होंगे, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी इस कंपार्टमेंट पे भी सेम वर्क होंगे, ठीक है। पता यहाँ इनका ये जो कंपार्ट, इसमें जो वर्क होंगे और ये वाली जो कंपार्ट, इसमें जो वर्क होंगे, दोनों क्या होगा, डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो एंजाइम यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सबकी अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंपार्टमेंट मतलब होते हैं, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट का अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिक या अपना अपना क्या होता है, खास फंक्शन होते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज अ प्रीरिक्विजिट सर्टेन सेलुलर फंक्शन। मतलब कहना, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होना, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी कंपार्टमेंट होते हैं, इसकी एक खास क्या होता है, सेलुलर फंक्शन होते हैं। मतलब अपना क्या होते हैं, एक खास क्या होगा, फंक्शन होंगे। सेल को कार्य करने के लिए अपना खास एक फंक्शन होती है, मतलब कहने का मतलब एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। All reaction occurring in cells take place in certain space compartment। बोलते हैं कि यहाँ पे कि जो भी रिएक्शन होते हैं सेल पे, ठीक है, वो सब जो होता है कंपार्टमेंट पे ही होता है। मतलब वहाँ पे एक खास तरह का स्पेस होता है जिसको हम कंपार्टमेंट कह रहे हैं। मतलब उसी में क्या होगा, जो भी सेल्स की जो भी रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं। विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपार्टमेंट बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो कि एक कंपार्टमेंट जो होंगे वो सेपरेटेड होते हैं अलग कंपार्टमेंट्स, और वो किसके द्वारा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। इसको समझते हैं, ये एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है। ये दो कंपार्टमेंट जो होता है, इसमें क्या होगा, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ऑल रिएक्शन आकरिंग इन सेल्स। तो सेल्स मान लेते हैं कि हमारा कहने का मतलब ये एक सेल्स है, सेल्स में आपको कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपार्टमेंट ए समझ लेते हैं, इसको कंपार्टमेंट बी समझ लेते हैं। तो जो भी रिएक्शन होते हैं तो वो क्या होता है, कंपार्टमेंट में ही होते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं। और वो जब सेपरेट होते हैं किसके माध्यम से होते हैं, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में क्या होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, ये दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अब क्या कहते हैं, दे हेल्प टू सेपरेट even chemically quite heterogeneous environments and so to optimize the course of chemical reaction। ये जो होते हैं ये मदद करते हैं सेपरेट करने में, जो भी हेट्रोजेनस इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब जो अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये
जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के वजह से क्या होता है, एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से क्या होता है, अलग होते हैं, जिसके वजह से सारे केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं हर अपना अपना कंपार्टमेंट में होते हैं। अगर मानो एक जस्ट ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरी एक कंपार्टमेंट है और ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, सपोज मान लेते कंपार्टमेंट ए, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होते हैं और बी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, अगर ये कंपार्टमेंट नहीं होते तो क्या होता, तो ऑब्वियसली इनका सारा जो भी इसमें जो एंजाइम है वो आ जाते इसमें, इसके और ए में जो एंजाइम है वो बी में आ जाते, मतलब सब क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, मतलब इसमें रिएक्शन अजीब टाइप का हो जाता है। जैसे आप कोई क्लासरूम है, ठीक है, 11 क्लासरूम है और 12 क्लासरूम है, तो दोनों क्या है, अगर मान लेते 11 क्लास के बच्चे हैं वन साइड और 12 क्लास के बच्चे हैं दूसरे क्लास में, ठीक है, अगर एक ही अगर कंपार्टमेंट होता है, एक ही क्लास होता है, 11 और 12 भी दोनों बैठते तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, समझ में नहीं आते, ठीक है ना, कि 11 कौन है 12 कौन है, मतलब सब मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए कंपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यही कंपार्टमेंट मतलब कहना है, मतलब हर एक कंपार्टमेंट, तो एक सेल के भीतर में हमको क्या होता है, एक सेल है उसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट देखने को मिले, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा एक कंपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो एंजाइम इसके यहाँ पे जा नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज सब क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, लास्ट में फिर कुछ अलग टाइप का मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाते थे। तो कंपार्टमेंट हमको ये चीज़ में मदद कर रहे हैं, है कि नहीं, तो ये कंपार्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझते हैं। Enzyme catalyzing individual reaction often have different temperature and pH optimums, and if there was only one cellular compartment, a portion of enzyme would probably not function, or them catalyzed reaction would not be sufficiently efficient। तो क्या कहता है, जो बात मैंने अभी अभी कही, एंजाइम कैटेलाइजिंग इंडिविजुअल रिएक्शन, एक खास रिएक्शन को या एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और हर एंजाइम का इसमें क्या होता है, अपना एक डिफरेंट क्या होता है, उनकी अपना एक टेम्परेचर हो या पीएच हो, इस पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इफ़ देयर वाज ओनली वन सेलुलर कंपार्टमेंट, अगर मान लेते कि एक ही दो कंपार्टमेंट होता, माना कि ये एक कंपार्टमेंट है, तो क्या, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिफरेंट कंपार्टमेंट है, सपोज मान लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट, इसमें जो एंजाइम है, माना एक कंपार्टमेंट ए है, अपना एक क्या कहेंगे, इनकी जो फंक्शन होगी एक सही तरीक़ा से फंक्शन हो करेगी, कंपार्टमेंट बी जो होगा वो भी अपना एक सही प्रकार से वो काम करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपार्टमेंट पकड़ लेते हैं, कंपार्टमेंट सी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सी में जो एंजाइम है वो बी में नहीं है, ए में जो एंजाइम है वो बी में नहीं है या सी में नहीं है, तो सब अपना अपना काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर ये ऐसा नहीं हो कि अगर एक ही बड़ा सा एक कंपार्टमेंट होता और उसी में सारा एंजाइम प्रेजेंट होता, तो क्या होता है, तो उस वक्त में क्या, कहने का मतलब है अगर एक ही कंपार्टमेंट होता है तो वैसा केस में क्या होगा कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर सब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही कंपार्टमेंट में सारा एंजाइम रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा उसमें, वो अपना प्रॉपर वे से वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है, by dividing the cellular space, optimal condition for individual enzymatically catalyzed reaction are created। जब सेलुलर स्पेस बनाया गया, जब डिवाइड किया गया, मतलब एक स्पेस किया गया, ये एक स्पेस, मतलब एक तरह का मतलब कहने का मतलब जब कंपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है ना, जैसे ये एक कंपार्टमेंट हुआ, एक कंपार्टमेंट, तो इसमें स्पेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, इसमें जो एंजाइम है प्रॉपर एंजाइम, वो उसमें भी क्या हुआ, अपना कार्य वो कर रहे हैं, इनकी जो एंजाइम है यहाँ पे वो अपना कार्य कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बाय डिवाइडिंग द सेलुलर
स्पेस, मतलब हमने क्या किया, जब स्पेस को डिवाइड, मतलब सेलुलर स्पेस को डिवाइड किया, मतलब ये एक स्पेस हुआ, ये एक स्पेस हुआ, मतलब एक कंपार्टमेंट जब बना दिया गया, तो ऑप्टिमम कंडीशन फॉर इंडिविजुअल एंजाइमेटिक कैटेलाइज रिएक्शन आर क्रिएटेड, जिसके वजह से ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है, इसी की वजह से क्या हुआ, अब एंजाइमेटिकली क्या हुआ, मतलब जो भी एंजाइम होंगे उनकी जो रफ्तार होंगे, उनकी जो कैटेलाइज करने के जो रिएक्शन, उनकी जो रिएक्शन होंगे किसी सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, वो भी क्या होगा, क्रिएट होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, अपना जगह पे वो प्रॉपर वे से वो फंक्शन करने लगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एट द सेम टाइम सेल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ लाइटिक एंजाइम। और इसी सेम टाइम की बात करें, उसी दौरान सेल क्या हुआ, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ लाइटिक एंजाइम, मतलब लाइटिक एंजाइम की जो एक्टिविटी है, ठीक है, उससे भी वो क्या हुआ, अपने आप को वो बचा लिया। फोर, सीलिंग द सेलुलर डाइजेशन इन लाइसोसोम प्रिवेंट्स एन अनवांटेड ऑटोडाइजेशन ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स विद इन सेल। इसी के वजह से क्या हुआ कि ये भी एक कंपार्टमेंट होने से एक फ़ायदा क्या हुआ, इसमें ये देखने को मिले कि ऑटोडाइजेशन जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनेल्स को क्या अपने आप खा जाते थे, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे वो होने नहीं दिया। मतलब सोचो कि ये कंपार्टमेंट, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर अगर यहाँ पे मेरा एक ही कंपार्टमेंट होता तो सारा एंजाइम जो प्रेजेंट थे यहाँ पे वो क्या करता, दूसरे ऑर्गेनेल को खा दे, मतलब क्या डाइजेस्ट कर देता था। तो ये चीज़ को क्या हुआ कि इसमें जो होते हैं वो ये चीज़ को प्रिवेंट्स किया गया, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे। अब क्या कहते हैं, कॉमन प्रोसेसेस दैट ए कंपनी द डिसरप्शन ऑफ सम ऑफ द कंपार्टमेंट आर नेक्रोसिस और एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो इसके अलावा बोल सकते हैं कुछ कॉमन प्रोसेस होते हैं जो डिसरप्शन होता है, कुछ कंपार्टमेंट्स का वो होते हैं नेक्रोसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में आप जानते होंगे, मतलब जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या होता है, डेथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या दिया हो यहाँ पे, कंपार्टमेंटलाइजेशन affects the regulation of metabolic pathways as well, making them more accurate and targeted and less interfering with each other। compartmentalization जो होता है वो असर दिखलाता है, मतलब कहने का किस पे, मेटाबॉलिक पाथवेज का रेगुलेशन को, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये दूसरे जो होते हैं, दूसरे जो कंपार्टमेंट्स होंगे उसमें क्या होता है, इंटरफेयर कम करते हैं, मतलब लेस इंटरफेयरिंग करते हैं। इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू रेगुलेट द कोर्स ऑफ रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू द कंपार्टमेंट। तो ये क्या कहता है कि इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल, एक कभी कभार संभावना होता है, टू रेगुलेट द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना किसी भी रिएक्शन को, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, जब कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंट्री करते हैं वैसा दौरान पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बातें हैं कि ये कभी कभार ये भी देखा गया कि रेगुलेट करने में मदद करता है किसी भी रिएक्शन को, और रिएक्शन तब बनते हैं जब कोई सबस्ट्रेट आते हैं कंपार्टमेंट पे, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद चलते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ। डिस्पाइट इट्स एडवांटेज को छोड़ के अगर हम बात करें, कंपार्टमेंटलाइजेशन एट द सेम टाइम पुट्स ग्रेटर डिमांड ऑन द एनर्जी कंजप्शन। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होते हैं उसी दौरान क्या होता है, इनका एक ग्रेटर डिमांड है, एनर्जी को क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, है ना, एनर्जी का खपत जिसको हम लोग बोलते हैं। इट arises फ्रॉम अ फ्रीक्वेंट नीड टू यूज़ ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। और ये क्या होता है, किस पे डिपेंड होते हैं, ATP पे, ठीक है। ATP जो होते हैं दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है, उनका यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस एक्रोस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एडवांटेज के अलावा हम बोल सकते हैं कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं सेम टाइम में क्या होता है, इनका एक ग्रेटर डिमांड है एनर्जी कंजप्शन का। और ये जो एराइज होते हैं बेसिकली इनको ज़रूरत पड़ते हैं, मतलब ये जो यूज़ करते हैं एटीपी पे को, मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब एनर्जी कंजप्शन में इनका डिमांड है बहुत। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं मतलब कहना, कोई भी सब्सटेंस को जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंसेस जब भी ट्रांसपोर्टिंग होगा किसी भी मेम्ब्रेन में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पे कोई भी सब्सटेंस अगर मान लेते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस दौरान भी ये क्या होता है, क्रिएट कर रहे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट को इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो ये आपने देखा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में, मतलब सीधी सी बात है मैं कह रहा हूँ जो कि ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंपार्टमेंट नहीं होते थे तो क्या होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है, जो भी रिएक्शन हो रहे वो दूसरे ऑर्गेनेल को भी खा जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी रिएक्शन होते हैं सेल में, तो वो किसी खास स्पेस पे होता है, उसी खास स्पेस को हम कंपार्टमेंट कहते हैं। और एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से अलग होते हैं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसी वजह से ये कंपार्टमेंट हुआ कहने का मतलब है ये कंपार्टमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो और दूसरी जो कंपार्टमेंट में जो भी केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं कि ये इधर आ जाते हैं और ये इधर चला जाता है, ठीक है। कंपार्टमेंट जो होता है एक दूसरे को बचा कर रखा हुआ है, ठीक है। और ये बातें कंपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है एक किसी भी यूकैरियोटिक सेल की बात का, ताकि एक सही ढंग से प्रॉपर फंक्शन हो सके, ठीक है, एक सही प्रॉपरली वे से या प्रॉपर वे से वो फंक्शन कर सके। तो इसीलिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंपार्टमेंट में ही होते हैं, ठीक है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज होते क्या। सम ऑफ ऑल द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं टेकिंग प्लेस इन अ सेल, किसी मतलब कोई भी सेल में जो भी हो रहे हैं, जो भी केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ऑर्गेनिज्म या मतलब हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है, अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। मतलब ये जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, एक सीरीज में होता है, मतलब यहाँ पे कई सारे एंजाइम क्या होता है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो मतलब वो क्या करेंगे, एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, वो कैटेलाइज करते हैं। और ये जो है उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज। तो जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं एक्चुअली कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज आर अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है ना, कि जिसमें जहाँ क्या होता है कि कई सारे आपको क्या हो गया रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ईच स्टेप इन पाथवे इज कैटेलाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम। हर स्टेप में जो भी पाथवे हैं, जो भी पाथवे आते हैं, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसको कैटेलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनके साथ कोएंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है और कोफैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है जैसा हम जानते हैं, जैसे प्रिकर्सर जो होता है फिर वो वहाँ फिर उसके बाद जो बीच में रहेंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, उसके बाद जो लास्ट में क्या होता है वो प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट है ये आपका मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। Intermediary metabolism is a combined activities of all the metabolic pathways that interconvert precursor metabolites and product। आप समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली में कि ये जो इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म होता है एक्चुअली ये होते क्या है या इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़। देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ है
किसका, ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्शन होता है, मतलब वो इंटर कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रिकर्सर्स, फिर मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट, इन सब के बीच में क्या होता है, इंटर कन्वर्सन होता है, ठीक है ना। तो वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म। फिर से कह रहा हूँ मैं, intermediary metabolism is a combined activities of all the metabolic pathways। intermediary metabolism एक combined activities होते हैं जितने भी metabolic pathways हैं, जहाँ पे क्या होता है, इंटर कन्वर्ट होते हैं प्रिकर्सर, मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना। यहाँ पे इंटर कन्वर्सन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी दो प्रोसेस हैं, ठीक है। एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की अगर मैं बातें करूं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। क्या कहता है, देखिए, कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो टूट जाएंगे उसमें। जैसे बड़ी सी मॉलिक्यूल होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। दिस इज द कैटाबॉलिज्म। तो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन हियर, कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक reaction that break down larger and complex molecule into smaller one, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है, वो बड़ी सी जो मॉलिक्यूल होंगे, इनका ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। क्लियर। ये जो है आपके मेटाबॉलिज्म के बेसिक प्रोसेस हैं। तो पहला जो आपने देखा, दैट इज़ द कैटाबॉलिज्म। सेकंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये भी एक सेट है, बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हो, दैट क्रिएट लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे क्या होता है, ये सब जुड़कर आपस में बड़ा सा मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के दो बेसिक प्रोसेस होते हैं। अब समझते हैं वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को। तो दिस इज़ द वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। तो वो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, तो सबसे पहले जो है दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, वो टूट जाते हैं, और वो जो होते हैं टूट के क्या होता है, पायरुवेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो पायरुवेट हो या लैक्टेट को क्या होता है, वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि एटीपी जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। आगे जाके पायरुवेट क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये जो है, ये भी, तो ग्लाइकोलाइसिस भी क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवेज है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो आप मेटाबॉलिक पाथवेज जो है, कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज है, तो उनमें से पहला जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट के क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे जाकर ये पायरुवेट जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम को बनाते हैं। तो आप समझते हैं वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को। सबसे पहले होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट के क्या होता है, पायरुवेट बन जाते हैं, ठीक है। और आगे जाकर वो क्या होते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं। तो ये किस तरह से होता है,
पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है साइट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो होते हैं जो मेटाबॉलिक्स कह रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। तो साइट्रिक एसिड साइकिल जो होता है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है बेसिकली आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, एक तरह से बोल सकते एक कॉमन मेटाबोलाइट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल सोर्सेस से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो एमिनो एसिड हो। तो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेंगे टीसीए साइकिल में, दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल में, और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे जाकर होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। आगे जाकर क्या होता है, कई सारे एनर्जी जो होते हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, किस फॉर्म में, NADH और FADH2 में। और आपको पता है NADH जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या होता है, वो ATP को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसा ही FADH2 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP को प्रोड्यूस करेंगे। 1 NADH मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं, और वैसा ही 1 FADH2 जो होते हैं, ठीक है, वो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। 1 NADH 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही 1 FADH2 जो होंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरेंगे तो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रही। अब तो हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल को, जो कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो इसमें भी क्या होता है, लिबरेट होते हैं NADPH और राइबोस शुगर्स जो होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये जो NADPH जो होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फैटी एसिड्स। राइबोस जो होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग समझें, फैटी एसिड अंडरगो सीक्वेंशियल डिग्रेडेशन विथ अ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है उस दौरान क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम जो होंगे वो रिलीज होंगे। द एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। और आगे जाके क्या हो, जो एनर्जी भी जो भी होंगे इसमें जो ट्रैप होते हैं किस फॉर्म में होंगे, NADH और FADH2 के फॉर्म में होंगे। और फिर यही NADH और FADH2 जो होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और आगे जाके ATP को जनरेट करेंगे। फिर वही किस्सा यहाँ पे भी होंगे कि 1 NADH जो होंगे वो 3 ATP को प्रोड्यूस करेंगे और 1 FADH2 जो होंगे वो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए जाते हैं। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिक पाथवेज जो होंगे दैट इज एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। एमिनो एसिड व्हेन कंज्यूम इन एक्सेस, अगर एमिनो एसिड को हम लोग ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे देन रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन, जितना चाहिए उस हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आर डिग्रेडेड एंड यूटिलाइज्ड टू मीट द फ्यूल डिमांड्स एज द बॉडी। द ग्लूकोजेनिक amino acid can serve as a precursor for the synthesis of glucose. The ketogenic amino acid are the precursor for acetyl coenzyme। देखो एमिनो एसिड डिग्रेडेशन की बात हो रही है, तो एमिनो एसिड डिग्रेडेशन में देखो दो तरह का एमिनो एसिड के बारे में आपको पता होगा। एक होता है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड और एक होता है कीटोजेनिक एमिनो एसिड। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है, इनकी जो प्रिकर्सर होते हैं ये जो होते हैं
कैन सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को बनाने के काम करेंगे। जबकि कीटोजेनिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रिकर्सर बनाने किसके लिए, फॉर एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। अब आ जाता है हम लोग किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में। द NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज है उसमें जो NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस होते हैं आर फाइनली ऑक्सीडाइज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आगे जाकर वो क्या होगा, ETC में ऑक्सीडाइज होगा। मतलब वही किस्सा आ जाएंगे कि एक FADH2 जो होते हैं वो 2 ATP को प्रोड्यूस करेंगे और एक NADH जो होंगे वो 3 ATP को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती है दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर मैं बातें करूँ, ये क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या होता है ग्लूकोज का बनना, उसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। जैसे कि पायरुवेट से हमको ग्लूकोज को बनाना होता है तो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवेज है। नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज़ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या है, इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मोस्टली फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। तो एक तरह का बोल सकते हैं ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो कि ज़्यादा मतलब कहाँ पाया जाता है, लीवर और मसल्स में पाया जाता है जब इनका डिग्रेडेड होते हैं। ठीक है, जब ग्लाइकोजन टूटता है तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, जब ग्लाइकोजन बनते हैं उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का टूटना और टूट के वो ग्लूकोज बनेंगे। और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है बनते हैं, और ग्लाइकोजन बनेंगे किससे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेंगे। तो ये जो ग्लाइकोजन होते हैं इफेक्टिवली सर्व एज अ फ्यूल रिजर्व टू मीट बॉडी नीड्स, एक तरह फ्यूल का काम करते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह संभव है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी क्या है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है एज अ मेटाबॉलिक पाथवेज। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को देखे हम लोगों ने। तो वो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज जो है, एक है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के बन जाता है पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, आपने पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवेज में आएंगे। वैसा ही साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल जो है वो भी एक मेटाबॉलिक पाथवेज है जिसमें जो होता है कॉमन मेटाबॉलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं। ठीक है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होते हैं वो एंटर करते हैं TCA साइकिल में और आगे जाकर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारा एनर्जी को ट्रैप किया जाता है किस फॉर्म में, NADH और FADH2 में। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट ये जो होते हैं ये लिबरेट करते हैं NADPH को और साथ में राइबोस शुगर को। NADH जो होते हैं, NADPH जो होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड, कई सारे कंपाउंड को बनाने के लिए, उनका बायोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड। राइबोस की बात करूँ मैं, वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड के। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज है दैट इज़ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जहाँ पे क्या होता है कि फैटी एसिड जब डिग्रेड करते हैं एक सीक्वेंस में तो आगे जाके वो एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और जब एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो जाए तो एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है NADH और FADH2 के फॉर्म में। और फिर जो होते हैं नेक्स्ट जो है एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखे होंगे ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड और कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है, सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के लिए। जबकि कीटोजेनिक क्या होता है, ये भी प्रिकर्सर का काम करता है फॉर एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है NADH और FADH2 जो होता है
जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में, तो वो चला जाते हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और आगे जाके क्या करेंगे, FADH2 जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं तो 2 ATP को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि NADH जो होता है 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो होंगे दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या होता है कि ग्लूकोज को सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस का मतलब ये जैसे कि पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना, तो एक तरह इसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। नेक्स्ट जो होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है हमको पता है, जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होकर रहता है कहाँ, मतलब वो जो स्टोर रहता है, ठीक है, तो वो लीवर में और मसल्स में पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है एक्चुअली एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। तो जब ग्लाइकोजन टूटेंगे, ठीक है, और आगे जाकर वो ग्लूकोज बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजन बनेंगे, और ये जो बनते हैं किससे, ग्लाइकोजन का बनना मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, उसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन जो होता है एक फ्यूल का काम करता है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो है मेटाबॉलिक पाथवे से डिफरेंट। तो आपने देखा कि जो आपने देखे यहाँ पे, तो ये सब वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म होता है क्या एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे पहला तो प्रिकर्सर की जरूरत पड़ेगी, बीच में इंटरमीडिएट होता है, लास्ट में प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज, जितना भी मेटाबॉलिक पाथवेज होता है उनका एक कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें क्या होता है इंटर कन्वर्ट होता है, प्रिकर्सर हो, मेटाबोलाइट्स और प्रोडक्ट, इन सब में क्या होता है इंटर कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा मेटाबॉलिज्म को समझिए कि मेटाबॉलिज्म दो बेसिक प्रोसेस में आता है, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल है, उनका क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जबकि उसका मतलब इसका ऑपोजिट हम लोगों ने देखा है एनाबॉलिज्म को, जिसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वो हुआ एनाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, एनाबॉलिज्म के एग्जांपल मान लेते हैं कि एमिनो एसिड जो होंगे, है ना, मतलब छोटे छोटे एमिनो, मतलब जो भी एमिनो एसिड है आपस में मिलकर वो क्या हुआ प्रोटीन को बनाया। तो एक क्या एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसका जो एग्जांपल है वो आप डाइजेशन ले लो, ठीक है। तो डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है। तो आपने देखा कि वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को भी आप लोगों ने देखा। तो अभी लास्ट जो है उसको समझते हैं उनकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड बाय रैपिड मैकेनिज्म अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग एंजाइम। एग्जाम्पल में है एलोस्टेरिक और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। देखो ये जो होता है, ये जो रेगुलेट होते हैं एंजाइम के द्वारा रेगुलेट हो सकते हैं। अब बाद में क्या होता है हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है वो रेगुलेट होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं ऑल्सो रेगुलेट बाय लॉन्गर टर्म मैकेनिज्म, एक लंबे समय तक के लिए इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन थ्रू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। तो आगे जाकर क्या होगा कि आगे जाकर जीन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंटरमीडिएट मतलब मेटाबॉलिज्म जो होंगे वो किसके द्वारा होगा, एक तो हार्मोन्स के द्वारा हो सकते हैं, दूसरे जो होंगे दैट इज़ एंजाइम के द्वारा होंगे, ठीक है। तो आपने देखा है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें वो किसके द्वारा हो सकता है, एंजाइम और हार्मोन्स के द्वारा हो सकता है। तो ये एक टॉपिक थी इसमें, ठीक है। बेसिकली इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म एंड इट्स रेगुलेशन की बात हो रही है। तो आई होप दैट मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं
मीन्स ये जो जो भी यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, तो इन सब को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं और इनको डिस्कवर किए थे 3 जर्मन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था इम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नास। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे में होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर ATP सिंथेसिस। ग्लाइकोलाइसिस में होती क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाएंगे और वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में। Glycolysis is the central pathway for the glucose catabolism in which glucose is converted into pyruvate through a sequence of 10 steps. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा सेंट्रल पाथवे होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा, जिसके दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपको पता है कि उसमें 6 कार्बन कंपाउंड होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में, मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है 10 स्टेप्स में होती है और हर स्टेप्स में एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में हमको 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। चलिए समझते हैं बारी बारी से इन सभी स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें पहली जो स्टेप्स है जिसमें क्या होती है, ग्लूकोज जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। इस एंजाइम को हम ग्लूकोकाइनेस भी कहते हैं। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसमें हमको ATP की ज़रूरत पड़ती है और इस दौरान क्या होता है, ADP बाहर निकलता है, साथ में मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप इज़ द आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम देखेंगे डायग्राम्स, आप देखो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं इनकी आइसोमेराइजेशन होती है, मीन्स एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करती है जिनको हम लोग कहते हैं आइसोमेरेज। इन एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और इस दौरान ATP की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें से देखो कि इसमें से ADP क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्लेवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें हम देखते हैं जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये क्या होता है, आल्डोलेज एंजाइम की मदद से ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरी जो होती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप इज़ द आइसोमेराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें हम ये देखते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो हमको मिले हैं और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमको मिले हैं ये एक दूसरे के इंटरकन्वर्सिबल है। अब तक हम लोगों ने देखा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, शुरुआती स्टेप में हम लोगों ने जो देखा था, अब ये इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते 2 टुकड़ों में आ जाते हैं, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो आपको पता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थी उसमें 6 कार्बन थी, जबकि अब जो 2 टुकड़ों में बटा ये जो होंगे ये 3 कार्बन के होंगे। 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होंगे और 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होंगे। दोनों ही एक दूसरे के इंटरकन्वर्सिबल होते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमको पायरुवेट बनाना है तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे। ये दोनों जो आपस में इंटरकन्वर्सिबल होती है तो उसमें एक एंजाइम वर्क करती है जिनको हम लोग कहते हैं आइसोमेरेज। तब हम पायरुवेट को बनाना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर चलते हैं। पर इनको आपको ये समझना है कि ये हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास अब हैं। स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें आप ये देखेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनस। इस दौरान हमको क्या होते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की भी ज़रूरत पड़ती है और NAD+ को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट होती है हमें, और बाहर जो है आपको निकलते हुए दिखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। नेक्स्ट स्टेप इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3
बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू एडीपी। इस दौरान हम ये देखते हैं जो हमको मिले हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इस दौरान क्या होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से 2 एटीपी क्या होता है बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द आइसोमेराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होती है जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप इज द डिहाइड्रेशन टू फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होता है जो फॉस्फोग्लिसरेट हमको मिले हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। और इस दौरान क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हुए हमें दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस दौरान क्या होता है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूलर पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। और इस दौरान क्या होता है 2 एडीपी हमें रिक्वायरमेंट होती है और इससे क्या होता है 2 एटीपी क्या होता है बाहर निकलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिज्म होता है, मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं जो कि 6 कार्बन कंपाउंड के थे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड के हैं। और इनको होने के लिए 10 स्टेप से होकर गुजरने पड़ते हैं और हर स्टेप्स में कुछ ना कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। याद रखने वाली बातें ये है कि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है पायरुवेट बनते हैं, जबकि एनाएरोबिक कंडीशन की अगर मैं बातें करूँ तो वहाँ पे क्या जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो लैक्टेट बनते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक ये आपको पता ही होगा। एनाएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संड जिसको हम लोग एचएमपी संड भी कहते हैं और इन्हें हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। यह एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस की और टीसीए साइकिल की जहाँ पे क्या होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होती है। ये जो पाथवे है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरुआत होती है और यह एक मल्टी फंक्शनल पाथवे होती है। एचएमपी साइड के जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। एचएमपी साइड को हम लोग 2 फेज में डिवाइड किए हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब समझते हैं ऑक्सीडेटिव फेज को। इसमें क्या होती है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इस दौरान क्या होता है मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत पड़ती है और NADP+ की भी ज़रूरत पड़ती है जो आगे जाकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH में। उसके बाद क्या होती है जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन हमें मिले हैं वो एक एंजाइम जो होंगे इस पे एक्ट करेंगे जिनका नाम है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट पे। आगे जाके एक एंजाइम यहाँ पे कैटेलाइज करेंगे जिनका नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसकी मदद से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट में और इस दौरान क्या होते हैं मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है, साथ में NADP+ की भी ज़रूरत पड़ती है जो आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH पे और यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बाहर निकलते हुए दिखते हैं। अब समझते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। इसमें क्या होती है जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है उस पे एक एंजाइम एक्ट करेंगे जिनका नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फेट इपीमेरेज और वो क्या करेंगे कन्वर्ट कर देते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट में। सिमिलरली और एक एंजाइम है जिनका नाम है कीटो आइसोमेरेज, इनकी मदद से राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट में। अब जो हमको मिले हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे क्या होंगे और एक एंजाइम वर्क करेंगे जिनका नाम है ट्रांसकीटोलेज और साथ में TPP की भी ज़रूरत पड़ती है
दैट इज़ थायमिन पायरोफॉस्फेट। और ये क्या करेंगे आगे जाके और दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे जिनका नाम है सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आगे जाके ये सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होंगे वो एक एंजाइम पे एक्ट करेंगे दैट इज़ द ट्रांस अल्डोलेज। और ये क्या होंगे दो और प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये ट्रांसकीटोलेज एक एंजाइम है वो क्या करेंगे जाइलोज 5 फॉस्फेट और इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट पे एक्ट करेंगे और वो प्रोड्यूस करते हैं दो और कंपाउंड को दैट इज़ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो हमें जो दो कंपाउंड मिले हैं दैट इज़ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इनसे क्या हो सकते हैं आगे जाके हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर सकते हैं। विक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइकिल को समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक्चुअली यूरिया साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके वजह से यूरिया बनती है। अगर मैं डेफिनेशन की बातें करूं द यूरिया साइकिल इज़ अ साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया हमारे लिवर पे बनते हैं, फिर वो किडनी को चले जाते हैं ताकि एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाए। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स and Kurt Henslett in 1932, hence it is known as Krebs-Henslett cycle. एक्चुअली में ये यूरिया साइकिल लीवर पे होती है। लीवर के आधे पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल में होती है और आधे पार्ट साइटोसोल में होती है। यूरिया साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं और इन 5 स्टेप्स में 5 एंजाइम वर्क करते हैं। 2 एंजाइम जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और बाकी जो एंजाइम होंगे वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब डिटेल्स में यूरिया साइकिल को समझते हैं। पहली जो स्टेप्स होती है दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट। सेकंड वन दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। थर्ड स्टेप सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसुसाइनेट। फोर्थ स्टेप क्लेवेज ऑफ आर्जिनोसुसाइनेट। फिफ्थ वन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सबसे पहले समझते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट्स। इसमें क्या होती है अमोनियम आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंस हो के वो बनाते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1। इस दौरान क्या होती है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की भी रिक्वायरमेंट होती है और साथ में 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है जो आगे जाके हमको 2 ADP क्या होते हैं बाहर निकलते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स इज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिट्रुलिन है किस तरह से बनते हैं। तो इसमें क्या होते हैं जो कार्बोमोइल फॉस्फेट हैं जो हमको फर्स्ट टाइम मिले थे वो अब क्या करेंगे ऑर्निथाइन के साथ कंडेंस हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बामोइलेज जिसके दौरान सिट्रुलिन बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स इज द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसुसाइनेट। अब क्या होती है सिट्रुलिन जो है अस्पार्टेट के साथ कंडेंस होके वो बनाती हैं आर्जिनोसुसाइनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसुसाइनेट सिंथेस। इस दौरान ATP की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप इज द क्लेवेज ऑफ आर्जिनोसुसाइनेट। अब इसमें क्या होती है जो आर्जिनोसुसाइनेट हैं वो 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनोसुसाइनेज जिसके द्वारा हमें आर्जिनाइन और फ्यूमेरेट मिलती है। लास्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे क्या होती हैं आर्जिनाइन जो होते हैं वो 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेस। एक होती है यूरिया और एक होती है ऑर्निथाइन। अब जो हमें ऑर्निथाइन मिले हैं वो क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं ताकि यूरिया साइकिल को रीयूज़ कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से यूरिया साइकिल की वजह से यूरिया बनती है।
कीटोजेनेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीटोजेनेसिस जो शब्द है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो कीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जाने जाते हैं कीटोन बॉडीज़ के रूप में। अब समझते हैं ये जो कीटोन बॉडीज़ एक्चुअली बनते कहाँ पे हैं। ये जो बनते हैं स्पेशली कहाँ पे बनते हैं, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया। लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनते हैं। अब समझते हैं कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस कब होते हैं। एक्चुअली कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं, जब फास्टिंग रखते हो तो उस वक्त क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप भूखे रहते हो तब कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को लेते हो तब कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हो तब आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ मेलिटस है और उनको आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो उस वक्त क्या होते हैं, तब भी क्या होता है, उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो आगे जाकर क्या होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज जो होती है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन बाहर आते हैं और आपको क्या होता है, फिर उससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। माना कि अब क्या हुआ है कि ये ग्लाइकोजन जो है वो जो स्टोर थे आपके लीवर पे वो ख़त्म होने लग रहे हैं और यहाँ तक कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तब ऐसे कंडीशन में आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अगर एसिटाइल कोएंजाइम का कंसंट्रेशन हिपेटोसाइट सेल में बढ़ जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी लो हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल कुछ इंटरमीडिएट जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में और ये जो पायरुवेट है वो एंटर करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में और लीवर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम के सारे मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में और इस कंडीशन में होता ये है कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होती है और ये कीटोन बॉडीज़ एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट होते हैं। एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये जो होते हैं एक्सपोर्ट हो जाते हैं हार्ट, स्केलेटन मसल्स, किडनी, ब्रेन को एज अ एनर्जी सोर्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो कीटोन बॉडीज़ बनते हैं ये जो होते हैं हार्ट को, स्केलेटन मसल्स को, किडनी को, ब्रेन को वहाँ पे चले जाते हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं एक एनर्जी सोर्स की तरह। मीन्स ये जो होते हैं ये इन सबों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम लीवर टू वेरियस टिश्यूज़। आप समझते हैं इनके मैकेनिज्म को, किस तरह से कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। सबसे पहले यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और ये बन जाते हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें जो होते हैं एक एंजाइम वर्क करती है, उस एंजाइम का नाम है बीटा कीटोथायोलेज और इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए भी बाहर निकलते हुए हमें दिखते हैं। अब जो हमको मिले हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या करेंगे, ये दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिल के बनाती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए और इस स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम वर्क करती है, दैट इज़ HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। अब जो है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए वो बन जाते हैं एसिटोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG कोएंजाइम ए लाइएज और इस दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जो एसिटोएसिटेट प्रोड्यूस होते हैं वो फर्स्ट कीटोन बॉडीज़ होती है। आगे जाके एसिटोएसिटेट और दो कीटोन बॉडीज़ को बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस। एक होती है एसीटोन और दूसरी जो होगी दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने समझे कि किस तरह से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 100% श्योर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
चलिए समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले क्या होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 4 सेल्स ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को, और 4 तरह का सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं, जिसको इस तरह से नाम दिया गया 1 2 3 4। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं NADH को, FADH2 को, जिसको हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, और ये जो सेट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डोनेट होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस तक। इस मूवमेंट से एनर्जी जनरेट होती है। फिर इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ताकि हाइड्रोजन आयन को पंपिंग किया जा सके इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो कॉन्टिन्यूस हाइड्रोजन आयन का पंप होती है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिसके वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, अगर हम कंपेयर करें मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब क्या होती है, जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो नॉन परमेबल होते हैं इस आयन के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेज। मीन्स यहाँ पे अब ATP सिंथेज आ जाते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। ATP सिंथेज जो एक एंजाइम है, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ADP का यूज करके ATP बनाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि एनर्जी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। जिस प्रोसेस के द्वारा ATP बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब बातें करते हैं ATC कॉम्प्लेक्सेस की। हम जानते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 होते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा और 2 चीज होती हैं यहाँ पे, दैट इज अ कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C। चलिए समझते हैं कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं फ्रॉम NADH से। इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटेन करते हैं FMN को और आयरन सल्फर कंपाउंड को। इनकी मेन काम जो होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं NADH से और ट्रांसपोर्ट करते हैं ETC में। आप समझते हैं कॉम्प्लेक्स 2 को। इन्हें हम सुसाइनाइड डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं फ्रॉम सुसाइनाइड से और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फ्यूमेराइड में। ये एक क्रेब साइकिल का स्टेप्स में होती है, और इस केस में FADH2 जो होते हैं वो निकलते हैं। आप समझते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को। इनकी मेन काम ये होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ETC से, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइटोक्रोम C के पास। फिर ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर कर देते हैं। आप समझते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं, और आगे जाके ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लॉक करते हैं। वो बाइंड कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जिसके वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। डायग्राम से समझते हैं 3 पॉसिबल साइट्स होते हैं ETC के, जहां पे हम इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। साइड 1 पे कुछ इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं, दैट इज एमाइटेल, रोटिनॉल, पेरिसिडिन A, जो साइड 1 को इनहिबिट करते हैं। अब साइड 2 को देखते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स होते हैं इन बिटवीन साइटोक्रोम B एंड C1, दैट इज एंटीमाइसिन A, और एक होते हैं बेल, जिनकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एंटीलीविसाइड। थर्ड साइड पे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड,
एक्ट करते हैं इन बिटवीन साइटोक्रोम A3 टू ऑक्सीजन। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं एटीपी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। मीन्स ये क्या करते हैं, एटीपी फॉर्मेशन नहीं करने देते हैं। अब समझते हैं अनकपलर्स को। There are certain compounds that can uncouple or delink the electron transport from oxidative phosphorylation. Such compounds known as uncouplers. इसके वजह से एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाते हैं। कुछ अनकपलर्स के एग्जांपल हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम डीएनपी भी कहते हैं, डाइनाइट्रोग्लिसरॉल, पेंटाक्लोरोफिनॉल। In high doses, the drug aspirin also act as an uncouplers. कुछ फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाई कंसंट्रेशन में एटीपी को बनने नहीं देते हैं, जैसे कि थर्मोजेनिन, थायरोक्सिन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बिलिरुबिन। अब इनके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। अनकपलर्स जो होते हैं वो हीट को जनरेट करते हैं क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, और ये जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं वैसे एनिमल्स को जिनके बॉडी पे हेयर्स नहीं होते हैं, या वैसे एनिमल्स जो कि कोल्ड प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं वैसे एनिमल जो कि हाइबरनेटिंग होते हैं।